नमस्कार। अंग सिविल सर्विसेज सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या नृविज्ञान के इस एपिसोड में सोशल एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस का विश्लेषण करूंगा, ताकि आने वाले 67 मेंस और 68 मेंस के छात्रों को कुछ लाभ हो सके। विलंब नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी के फर्स्ट पेपर का पार्ट ए। इसका पहला जो टॉपिक है वो अपने आप में एक फुल क्वेश्चन है। मानव विज्ञान का अर्थ और उसकी मुख्य शाखाओं का विश्लेषण करें। ये कंप्लीट फुल टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके तहत कुछ 4 पार्ट दिए गए हैं, ABCD। मसलन ए में आपको सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, बी में भौतिक मानव विज्ञान यानी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सी में पुरातात्विक मानव विज्ञान और डी में भाषाई मानव विज्ञान और ई में अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान यानी व्यवहारिक मानव विज्ञान की बात कहा गया। अगर आप देखोगे तो यहां से फुल क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट नोट्स भी बन सकता है। विशेष करके व्यवहारिक मानव विज्ञान की जो बात है, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको फुल क्वेश्चन में भी ले सकते हो, शॉर्ट नोट्स में भी ले सकते हो। सिलेबस के दूसरे बिंदु को अगर बात करें तो समुदाय, समाज, संस्था, समूह, संघ, संस्कृति, सभ्यता, टोली और जनजाति, ये 5-6 पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं। इसमें प्रायः शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है और टोली और जनजाति, ये जो पार्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें अक्सर शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। तो अगर ये 5-6 बिंदुओं पर अच्छे से नोट्स तैयार कर लिया जाए तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तीसरा पार्ट जो है वो है विवाह, मैरिज। इसमें देखिएगा कि सामान्य परिभाषा, विवाह की सामान्य परिभाषा की समस्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट फुल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा जो है कौटुंबिक व्यभिचार यानी अपनों के बीच में यौन आकर्षण, यौन संबंध बनाना, वैवाहिक संबंध बनाना, ये सारी बात इसके तहत आती है। तो कौटुंबिक व्यभिचार की बात कर रहा है ये। तीसरा है निषिद्ध वर्ग। कुछ ऐसे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ अपने लोग होते हैं जिनके साथ हम शादी नहीं कर सकते हैं, शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, तो अगर इसको बनाते हैं तो यहाँ पे कौटुंबिक व्यभिचार के दायरे में आता है। ठीक है। उसके बाद आता है विवाह के अधिमान्य स्वरूप। यहाँ पे अधिमान्य स्वरूप की बात कर रहा है, यहाँ प्रकार नहीं मांग रहा है, पूछ रही है। ठीक है। तो दोनों दो चीज है, अधिमान्य स्वरूप अलग है, प्रकार अलग है। उसके बाद तीसरा है वैवाहिक भुगतान, जिसको हम लोग आज के डेट में अपने समाज में, सभ्य समाज में दहेज के रूप में जानते हैं और जनजातियों में दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है।
ठीक है। तो वैवाहिक भुगतान, इसे बधूमूल्य के रूप में देखा जाता है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, कोर रिलेटेड करके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है परिवार, फैमिली। ये पहला जो पॉइंट है, परिवार मानव समाज के आधारशिला के रूप में इसकी सार्वभौमिकता, ये फुल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका विवाह का जो समस्या वाला जो पार्ट है वो, और परिवार का जो ये सार्वभौमिकता वाली जो प्रश्न है, ये अक्सर जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद परिवार के कार्य, परिवार के विविध स्वरूप की बात कर रहा है, परिवार का प्रकार नहीं पूछ रहा है, स्वरूप की बात कर रहा है ये। फिर आता है मूल परिवार, यानी एकाकी परिवार की बात कर रहा है। फिर विस्तृत परिवार और फिर संयुक्त परिवार की बात कर रहा है, जो शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है या कोर रिलेटेड करके एक क्वेश्चन बना करके भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है परिवार में अस्थायित्व और परिवर्तन। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे सभ्य समाज पर भी पड़ा है, तो जनजातीय समाज पर भी पड़ा है। ये जो पूरा एंथ्रोपोलॉजी का जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, इसको समाजशास्त्र के नज़रिए से नहीं पढ़ना है, इसको वर्ल्ड लेवल पे और ट्रैवल के नज़रिए से पढ़ना है, जनजातियों के नज़रिए से पढ़ना है। आप इसको कोशिश मत कीजिएगा कि हम सोशोलॉजी के बेस पे इसको लिख दें, तो मार्क्स नहीं आएंगे। उसके बाद आता है संगोत्रता, यानी किंगशिप, नातेदारी प्रथा। हम लोग भी इसमें हैं, ठीक है। तो इसमें है अनुवंश क्रम, पहला टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया है। उसके बाद आता है आवास वैवाहिक संगोत्रता संबंध, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है। संगोत्रता व्यवहार, यह हास्य परिहास से जुड़ा हुआ बात है। आपने देखा होगा कि घर में, परिवार में जब दुल्हन आती है तो अपने ससुर के सामने जब जाती है तो घूंघट डाल लेती है, या आप फिर ससुराल जाते हो तो वहाँ सास आपकी घूंघट डाले रहती है, वो अपने दामाद के सामने नहीं, मुंह दिखा करके नहीं आती है। तो ये व्यवहार है। तो संगोत्रता व्यवहार, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना रहता है, लिखना रहता है। उसके बाद वंश परंपरा और कुल, वंश और कुल, ये दो शॉर्ट टॉपिक है और इस पर शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आर्थिक मानव विज्ञान। आर्थिक मानव विज्ञान का अर्थ और उसका क्षेत्र, ये एक फुल क्वेश्चन है। उसके बाद कई छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं। विनिमय के साधन, हम लोग पैसे से माध्यम से खर्च करते हैं, खरीदते हैं, वहाँ पे विनिमय जो है उसके माध्यम अलग है। वस्तु विनिमय, ये भी एक टॉपिक है। उत्सवी विनिमय, ये भी एक टॉपिक है। और परस्परता, चूँकि जनजातीय समाज एक बंद व्यवस्था में है, तो आपस में ही सारे लोग क्रय विक्रय कर लेते हैं और आपस में जो भी उत्पादन करते हैं उसका उपभोग भी सब लोग मिल करके करते हैं, परस्पर कोई वैमनस्य नहीं होता है। उसके बाद होता है पुनर्वितरण, ये राज्य की कॉन्सेप्ट से लिया गया है। जिस प्रकार हम लोग कर देते हैं सरकार को, फिर उस कर का इस्तेमाल, टैक्स का इस्तेमाल हमारे ही कल्याण के लिए करता है, तो उसी प्रकार से जनजातीय समाज में भी ये व्यवस्था प्रचलित है। फिर जनजातीय समाज को लेकर के बाजार और व्यापार, बाजार का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ ठीक है, आज 21वीं सदी में, 22वीं सदी में धीरे धीरे वो लोग भी बाजार से जुड़े हैं, लेकिन उन लोगों के यहाँ बाजार का जो कॉन्सेप्ट है वो हाट का कॉन्सेप्ट है, व्यापार उसी हाट में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कुला प्रणाली, चूंकि वस्तु विनिमय प्रणाली है, वस्तु के बदले में वस्तु, तो उसी से रिलेटेड ये कुला प्रणाली है, कुला प्रथा है, ठीक है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है, इंडिया के कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ना है, पूरे वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। उसके बाद आता है राजनीतिक मानव विज्ञान। राजनीतिक मानव विज्ञान का अर्थ और उसका क्षेत्र, ये फुल क्वेश्चन है और इसी से कोरिलेटेड करके कुछ जोड़ा गया है। विभिन्न समाज में वैध पदाधिकारी या प्राधिकारी,
की स्थिति और उसकी शक्ति एवं कार्य। हमारे यहाँ सरकार की व्यवस्था है, उनके यहाँ तो सरकार है नहीं, उनकी अपनी व्यवस्था है जिसमें पुरोहित होते हैं, पाहन होते हैं, वही उनके लीडर होते हैं, वही समाज को लेके चलने का काम करते हैं। तो उनके परिप्रेक्ष्य में इसको हमको देखना है। दूसरा है राज्य एवं राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये पूछा गया है अंतर वाले प्रश्न में। उसके बाद नए राज्यों में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, ये ब्रिटिश पीरियड से उठाया गया है। उसके बाद आता है सरल समाज में कानून और न्याय। ऐसा नहीं वो समाज सरल है तो वहाँ कानून नहीं है, वहाँ न्याय नहीं है। हाँ, हमारी तरह वहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी लिखित नहीं है, मौखिक है और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलता है। उसके बाद का जो टॉपिक है धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये रिलीजन वाला पार्ट से है। इसमें है जीववाद, प्राणवाद। ये दो टॉपिक है जो अक्सर शॉर्ट नोट्स पे पूछे जाते हैं। उसके बाद धर्म और जादू में अंतर। देखिए यहाँ पे भी एक अंतर वाला प्रश्न आ रहा है। दूसरा होता है सरल समाज में कानून और न्याय की बात करने वाला जो प्रश्न है वो भी एक तरह से वहाँ पे भी अंतर वाला ही प्रश्न आ जाता है। उसके बाद आता है टोटमवाद और उसके बाद है वर्जना या टेबू। तो टोटमवाद पे भी शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, टेबू पर भी शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, प्राणवाद, जीववाद पे भी शॉर्ट नोट, यानी रिलीजियस वाला पार्ट जो है ये करीब करीब जो है सो शॉर्ट नोट्स में है। और धर्म की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो वाला जो है पार्ट, उसमें फुल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है मानव विज्ञान के क्षेत्रगत कार्य, फील्ड वर्क तथा क्षेत्रगत कार्य की परंपरा। तो रिसर्च करने के लिए उनके फील्ड में जाना पड़ता है, आप उन तक नहीं पहुंचोगे तो आप उनके बारे में नहीं जानते क्योंकि बंद व्यवस्था में है। तो ये क्षेत्र का यानी फील्ड वर्क जो है ये बहुत मायने रखता है एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है और अक्सर पूछा भी गया है। पिछले साल अगर बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को तो 100% आप तैयार करके चलो। उसके बाद अगला आता है भारतीय जनजाति में प्रचलित युवा गृह यानी यूथ डर्मेटोलॉजी। इसके विभिन्न नाम भी है और ये व्यवस्था एक तरह से कहा जाए कि जनजातियों के लिए विश्वविद्यालय की तरह है, जहाँ उसको अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी लोक गाथा, लोक परंपरा की शिक्षा दी जाती है। और ये आज ये यूथ डर्मेटोलॉजी जो है वो विघटन के कगार पर चला गया है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है, कई बार पूछे गए हैं और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के एंथ्रोपोलॉजी का जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, पहली बात कि आपको वर्ल्ड लेवल पे इसको तैयारी करना है, वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में तैयारी करना है, इंडियन कॉन्सेप्ट में नहीं करना है, पहला। दूसरा बात, शॉर्ट नोट्स की प्रधानता है, इस वजह से क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन अगर दे रहा है तो उसके साथ 4 जोड़ करके जो है सो शॉर्ट नोट्स में भी डाल रहा है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है और उसके बाद 4 दे दिया, इनमें से 3 का शॉर्ट नोट्स में, तो अच्छे मार्क्स उठाया जा सकता है इस प्रश्न पे और इस टॉपिक पे। तो आज इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट को विश्लेषण करेंगे और उसके बाद फिर एलएसडब्ल्यू का जो सेकेंड पार्ट है आईआर वाला उसको देखेंगे और फिर जो है सोशल प्रॉब्लम वाला जो पार्ट है उसको देखेंगे। तब फिर जीएस के पार्ट को हम लोग एनालिसिस करेंगे। 30 तारीख को 67 का पीटी है। आप लोग बेहतर तरीके से तैयार हो। आप लोग पीटी